हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर इग्नो गाइडेंस में आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये है यूनिट 7 ले लेते हैं। ब्लॉक 4 है बच्चों और किशोरों के लिए उपचार एवं रेफरल। ठीक है, तो चलिए इस यूनिट को हम देख लेते हैं और सिर्फ इस वक्त हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस आपके लिए ले रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए, जो संवेगात्मक और व्यवहार संबंधी समस्या वाले बच्चे होते हैं उनका आकलन और रेफरल कैसे किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक क्लास में सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे हर एक बच्चे से अलग होते हैं, है ना। कुछ किसी में अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में बुराइयां, किसी में कमजोरियां होती हैं। हर एक बच्चा हर एक बच्चे से अलग होता है, किसी भी चीज में, हर एक चीज में। कुछ बच्चे किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनकी कैचअप जो आईक्यू लेवल होता है बहुत तेज होता है, माइंड उनका बहुत तेज होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, आईक्यू लेवल उनका कमजोर होता है, किसी चीज को कैच बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब बच्चा एक से अधिक विकासात्मक क्षेत्र में समस्याओं को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए छात्र के आकलन और रिफलर के बारे में सोचने का समय है। यानी कि बच्चे का आकलन कैसे किया जाए, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ऑब्जर्व कैसे किया जाए बच्चे को, और साथ में रेफरल भी कैसे किया जाए। क्योंकि बच्चा जो होता है बहुत टाइम तक विद्यालय में रहता है, स्कूल में रहता है, शिक्षक अक्सर गृह कार्य वगैरह, होमवर्क वगैरह दे के, खेल वगैरह करा के स्कूल में, या सहपाठी या वयस्क संबंध जैसे छात्रों की सफलता की कमी को पहचानने वाले व्यक्ति होते हैं। तो शिक्षक का मेन काम होता है स्टूडेंट को पहचानना, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को पहचानना। ठीक है ना, तो और उसकी समस्याओं को पहचानना। तो समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छात्रों के बीच एक प्राथमिक कड़ी होती है और वे छात्रों के व्यवहारिक, भावात्मक और शैक्षणिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के रेफरल के लिए अमूल्य संसाधन होते हैं। कौन? शिक्षक होते हैं। तो रेफरल और पूर्व रेफरल, ये रेफरल है क्या, इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो रेफरल एक महत्वपूर्ण आकलन प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, बच्चों को आंकने के लिए, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, और जिसे पेशेवर की एक टीम जिसमें माता पिता, शिक्षक और कभी कभी उनके साथी भी शामिल होते हैं, इनके द्वारा पर्याप्त जानकारी इकट्ठा की जाती है, उन्हें डिजाइन किया जाता है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति के बारे में सूचना दी जाती है। फिर हस्तक्षेप विकसित करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हस्तक्षेप विकसित का मतलब होता है कि एक एजेंडा, एक कार्यक्रम बनाया जाता है और बच्चों के सीखने और विकास में मदद करने के लिए बनाया जाता है। तो औपचारिक रेफरल की प्रक्रिया से पहले कई देशों ने पूर्व रेफरल प्रणाली की स्थापना की है, जहां शिक्षा पेशेवर टीम की सहायता से काम करता है और नियमित शिक्षा के माहौल में छात्र की सफलता को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ओके। इसमें जो विद्यालय होता है, यानी विद्यालय मनोवैज्ञानिक टीचर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, विद्यालय काउंसलर होते हैं, सभी लोगों का विश्लेषण करना होता है और जो छात्र को जोखिम में डाल रहे होते हैं। ठीक है ना, और इस संबंध में हस्तक्षेप को विकसित करते हैं जो बच्चे को उन समस्याओं से दूर करने में मदद करता है। और परिवार ऐसी सहायता टीम का अभिन्न भाग होता है जो आमतौर पर अपने बच्चों की क्षमता और कमजोरियों के संबंध में विशेष आवश्यकता और तनाव स्थितियों में रोजमर्रा के जीवन में उनके साथ होते हैं। तो रेफर का मतलब होता है आकलन करना। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है क्योंकि वो अशक्तता वाला बच्चा है, ठीक है ना, हो सकता है अवसादग्रस्त बच्चा हो, डिप्रेशन में बच्चा चल रहा हो, कोई उसको प्रॉब्लम हो, तो इन सभी चीजों के लिए एक रेफरल यानी कि आकलन टीम बनाई जाती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एक बच्चा किसी विशेष संवेगात्मक या व्यवहार संबंधी समस्या का प्रदर्शन कर रहा होता है, जो मैंने अभी बताया, अगर वो प्रॉब्लम बच्चे में है तो शिक्षक और परिवार को इन समस्याओं की गंभीरता, अवधि और आवृत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये बच्चा कब से, किस टाइम से ये एक्टिविटी कर रहा है या ये चेंजेस उसमें कब से आए हैं।
कई विद्यालयों में सहायता टीमों, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक लोग होते हैं, जिनके स्रोतों से शिक्षक और माता पिता से वे हर संभव कारक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जानकारी इकट्ठा करते हैं। संवेगात्मक व्यवहार समस्या के लक्षण हो रहे हैं। अब जैसे संवेगात्मक व्यवहार का मतलब क्या है, मैंने बता दिया ना कि बच्चे का रोना, हंसना, गाना, गुस्सा करना, जिद्दीपन जो बच्चों में होता है, ये संवेगात्मक व्यवहार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो बच्चों में समझने में क्या मदद कर सकता है कि बच्चों को क्या जोखिम में डाल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक नकारात्मक व्यवहार अपना के या बच्चों की जिद को समझ के कि बच्चा ऐसे ही कर रहा है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, ऐसी सोच रख के कहीं बच्चे की जीवन को, जिंदगी को जोखिम में तो नहीं डाल रहे हैं। तो यदि बच्चा लापरवाह है और कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चा लापरवाह है और कक्षा में, अपने स्कूल पे, अपने क्लास पे ध्यान नहीं लगा रहा है, माइंड को नहीं लगा रहा है, तो क्या रीजन हो सकते हैं? उसका पहला रीजन हो सकता है कि बच्चा अति सक्रिय है और इसे ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो रही है एक जगह। हाल के पारिवारिक द्वंद्व, मान लीजिए घर में माता पिता में लड़ाई हुई हो, कोई बहस हुई हो, कोई बात हुई हो, इस पे भी बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, उनके माइंड पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कभी कभी डिवोर्स वाले भी चलते हैं, माता पिता के तलाक के होते हैं, तो कभी कभी दादा दादी, चाचा चाची लोग के झगड़े हो जाते हैं, जिससे बच्चों के माइंड पे असर पड़ता है। बच्चों को तंग किया जा रहा है, कक्षा का वातावरण में भय उत्पन्न हो रहा है। हो सकता है कि स्कूल में टीचर स्ट्रिक्ट व्यवहार रखते हो, बच्चों को डांटते पीटते मारते हो, या स्कूल में अदर स्टाफ, अदर बच्चे जो हैं बच्चों के साथ झगड़ा कर रहे हो, तो ये स्कूल का एनवायरनमेंट इसमें आ जाता है। बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कठिन है और बच्चे की रुचि नहीं, हो सकता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसे बहुत टफ लग रहा हो और उसके पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, तो ये मेन कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, कि इसके लिए बच्चा जब कक्षा में ध्यान न दे रहा हो। तो माता पिता और शिक्षकों को बच्चे के प्रदर्शन को देखते समय विभिन्न कारकों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, जैसे विकासात्मक स्थितियां या विकार, फिर समाज, बच्चों की समस्या, परिवार, विद्यालय। तो बच्चों की समस्या होगी, बच्चों की समस्या समाज से भी होती है, परिवार से भी होती है, विद्यालय से भी होती है, और विकासात्मक जो स्थितियां, विकार, अवसाद होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, उनसे भी होती है, ठीक है। तो ये एक ड्रा है कि ये बच्चा हो गया, अब इसकी समस्याएं यहां से भी है, यहां से, सभी चीजों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कारक जो बच्चे को उसके विकास प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं, तो एक बच्चे की विकास प्रक्रिया में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो देखिए विकासात्मक कारक प्रभावित करते हैं, परिवार भी करता है, समाज भी, विद्यालय भी, इसमें अनुवांशिकता भी आ जाएगा जो परिवार के अंतर्गत आएगा, पर्यावरण भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो शिक्षकों की प्राथमिक भूमिका पहचान करना और रेफर करना है, ना कि निदान और पुष्टि करना कि बच्चे किस विकास या अधिगम विकार का सामना कर रहे हैं। जनरली रेफर का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना, ठीक है। तो सहायक टीम और शिक्षक माता पिता की सहायता से समस्या के कारणों को पहचानने में मदद करते हैं और पेशेवर आकलन के लिए औपचारिक रेफरल स्वीकृत में माता पिता का मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जिसे समस्या की पहचान करना, सहायता टीम और शिक्षक सीखने के विकास में समस्या वाले बच्चों को पहचान करते हैं, ठीक है ना। फिर कारक जो समस्याओं में योगदान कर रहे हैं, निरीक्षण जारी रखे हाँ या फिर निरीक्षण जारी रखे नहीं। यदि बच्चे में कुछ एक्टिविटी दिखती है, कुछ पॉजिटिविटी दिखती है, लगता है कि नहीं बच्चा ठीक हो रहा है, जो पहले उसमें चीजें थी वो नहीं है, तो निरीक्षण को जारी नहीं रखना, उसे वहीं पे बंद कर देना है, ठीक है ना। तो उसका प्रदर्शन बताता है। समान उम्र के बच्चों के साथ तुलना की जाती है कि जो उसके हम उम्र के बच्चे हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, उनका प्रदर्शन कैसा है, तो ये पूरा यहाँ पे रेफरल की अनुशंसा फिर की जाती है, ठीक है ना। तो क्या विभिन्न स्थितियों में वही समस्या होती है, जैसे घर या विद्यालय में, या सिर्फ घर बस में होती है, विद्यालय बस में होती है, क्या ये समस्या काफी समय से चली आ रही है, क्या समस्या बच्चे के सीखने, समाज में दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, तो अवधि हो गया, व्यापकता हो गया, गंभीरता हो गया, इन सभी को देखा जाता है। फिर इसके बाद रेफरल की अनुशंसा की जाती है। तो बच्चे को रेफरल की आवश्यकता को किस तरह से पहचाना जा सकता है, तो इस तरह से पहचाना जाता है, ठीक है, ओके, राइट, ये देखिए, ठीक है ना। चलिए औपचारिक रेफरल क्या है, देखिए पूर्व रेफरल उपाय एक छात्र को आवश्यक सहायता और सुधार प्रदान करने में विफल जब रहती है तो औपचारिक आकलन और रेफरल आवश्यक हो जाता है। तो पूर्व रेफरल जब सहायक नहीं होती है तब औपचारिक रेफरल यहाँ पे किया जाता है। तो बच्चे का आकलन और विशेष शिक्षा के रेफरल के लिए विकासात्मक, व्यवहारिक या संवेगात्मक समस्याओं के कारण के इसमें शामिल होते हैं और इसमें बच्चों का आकलन, मूल्यांकन, बुद्धि उपलब्धि सभी के परीक्षण होता है और यहाँ
आकलन परीक्षण भी है, जैसे कि सामाजिक क्षमता परीक्षण, साक्षात्कार के द्वारा, स्व रिपोर्टिंग, व्यवहार रेटिंग, इसके लिए सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चे का एक आकलन किया जाता है, एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या बच्चे को रियल में रेफर की जरूरत है या नहीं है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या नहीं है। तो ये सभी चीजों का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों के व्यवहारात्मक आकलन, ठीक है ना, छात्र को 5 भागों में रेट करता है, जिसमें शिक्षकों की रेटिंग होती है, माता पिता की रेटिंग होती है, व्यक्तित्व की आत्म रिपोर्टिंग होती है, बच्चे की खुद की, संरक्षित विकासात्मक इतिहास और छात्र का अवलोकन इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो बच्चों के व्यवहारात्मक आकलन में 5 भागे होती है, 5 रेटिंग होती है, इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, आकलन उपकरण के साथ औपचारिक रेफरल की प्रक्रिया में साथियों, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों पर छात्र के व्यवहार का प्रभाव का आकलन होता है। शिक्षकों के व्यवहार और छात्र के साथ बातचीत के प्रभाव का भी आकलन शामिल होता है कि कहीं इसमें टीचर तो दोषी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर का व्यवहार बच्चे के प्रति अच्छा ना हो, उसका रीजन हो सकता है। तो रेफरल प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पेशेवर द्वारा समान अवलोकन विधियां, प्रलेखन प्रक्रिया सभी प्रयोग की जाती है, जहां पर वे शिक्षकों या अन्य विद्यालय के कर्मचारियों को छात्र के व्यवहार की अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर यह भी किया जाता है कि स्कूल में जितना भी स्टाफ होता है उन सभी से छात्र की जानकारी मांगी जाती है, ठीक है ना। और भविष्य में व्यवहार हस्तक्षेप योजना के लिए सहायक हो सकते हैं, रेफरल के लिए सहायक हो सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे समस्या व्यवहार को पहचानने के अलावा उन व्यवहारों के दस्तावेज करना आवश्यक है जो छात्र की सामर्थ्य का भी उल्लेख करते हो। क्या आपने किसी भी दोहराए जाने वाले व्यवहार पैटर्न पर ध्यान दिया? उदाहरण के लिए शिक्षक यह नोट कर सकते हैं कि समस्या पूरे दिन में नहीं होती, लेकिन केवल उन गतिविधियों के दौरान होती जिसमें छात्र को जानकारी पढ़ने और समझने के लिए कहा जाता है। क्या आपने उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जहां छात्र उत्कृष्ट कर रहा है, जैसे छात्र कला और शिल्प में अच्छा कर सकता है, उसे अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए खाली जगह दिया जाता है। क्या आप उन क्षेत्रों के कुछ उदाहरणों को उल्लेख कर सकते हैं, टीचर से पूछा जा रहा है, जहां आप देखते हैं कि समस्या बार बार होती है। तो टीचर कह रहे हैं कि देख सकते हैं कि समस्या उस समय होती है जब छात्र को अन्य कक्षा के साथियों के साथ समूह में काम करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, एक आकलन किया जाता है, ठीक है ना। दस्तावेज तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है रेफरल की, ठीक है ना, ओके, राइट। उन चरणों को लेने के शिक्षक छात्र का औपचारिक आकलन करते हुए ले सकता है। तो जो भी ऊपर बताया वही है, ठीक है। माता पिता किस प्रकार रेफरल प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग में बताया था। तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरल पढ़ लीजिएगा, रेफरल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शब्द भी नया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा हो भी सकता है कि रेफरल क्या है, और बच्चों के लिए है इसलिए, और ठीक है, राइट। तो इसमें रेफरल बस ले लेते हैं क्योंकि अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है। इतना कुछ पढ़ा दिया, उसे पढ़ लीजिए। आप लोग हर एक कीवर्ड की डिमांड करते हैं, तो हर देखिए कि यहाँ पे केस अध्ययन भी दिया हुआ है ना, कि रेहाना एक 11 साल की तीव्र बुद्धि लेकिन अनिश्चित स्वभाव वाली लड़की ने अपनी कक्षा में सबसे मुश्किल छात्र के रूप में छवि विकसित की है। उसके गुस्से और अभिवृत्ति से पूरा विद्यालय परिचित था। लगातार हतोत्साहित और अपमानित होने के बावजूद उसकी शिक्षिका दीक्षा ने उसमें विनम्र और उसके प्रति चिंतित स्वर में उससे बात करना जारी रखा। उन्होंने रेहाना से प्रत्येक अवसर, जैसे गलियारे में, दोपहर के भोजन के समय, मध्यावकाश में, विद्यालय के बाहर बात की। धीरे धीरे रेहाना का स्वभाव बदलने लगा और उसने अपनी समस्या अपनी शिक्षिका से साझा की और अपनी संभावनाओं के बारे में खुलकर बताने लगी। अपनी कक्षा में अधिक व्यस्त रहने लगी और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और अन्य छात्र उससे दोस्ती करने लगे। अन्य शिक्षकों ने, जिन्होंने रेहाना के साथ गंभीर कठिनाइयों का अनुभव किया था, उसके सकारात्मक बदलाव के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया। और साल के अंत तक दीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि रेहाना संवेगात्मक रूप से गुणकारी और समझदार बन गई है और रेहाना के लिए सौहार्द और गैर धमकी वाले प्रश्नों के साथ वास्तविक वार्तालाप विनिमय संवेगों को निकालने का एक विकल्प के रूप में था। उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो ये एक क्या है, केस अध्ययन। यदि आपसे कहा जाता है तो आप इसको केस अध्ययन को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट, ओके। चलिए, तो ये यहाँ पे रेफरल का मैंने ले लिया, रेफर इसमें देख लीजिए आप, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, देखिए पुनर्बलन का मतलब होता है एक नया बल मिलना। यानी कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक तो पुरस्कार दिया जाता है और दूसरा क्या होता है, उन्हें दंड दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं,
अब देखिए, जब बच्चा पढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन और दंड की प्रक्रिया, प्रोत्साहित करते हैं उसे हम, बच्चा जब पढ़ता है। और कभी कभी जब बच्चा कोई गलतियां करता है तो उसे हम क्या करते हैं, दंड देते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। शिक्षक और पेशेवर आमतौर पर व्यवहारात्मक उपायों का प्रयोग करते हैं, वांछित और सकारात्मक व्यवहार पढ़ते से पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है सशक्तिकरण का उद्देश्य, और दंड जो होता है अवांछित होता है। सकारात्मक पुनर्बलन एक पुरस्कार होता है, पुनर्बलन को एक पुरस्कार के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि आपने बहुत अच्छा किया है, हम क्या करेंगे, आपको पुरस्कार देंगे, आप और अच्छा करिए, या आपने बहुत अच्छा किया, आप और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सकारात्मक होता है जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बच्चे को अच्छा भी लगता है। और पुनर्बलन 4 प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है, खिलौना, विद्यालय की सामग्री, पोस्टर। दूसरा स्वीकार्य व्यवहार होता है, कीबोर्ड, खेलना, संगीत सुनना। सामाजिक पुनर्बलन होता है, प्रोत्साहन, ठीक है, काम पूरे होने पर 5 स्टार, मौखिक प्रशंसा देना, ठीक है। और टोकन पुनर्बलन होता है, जैसे कि निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पॉइंट या नकली धन, जिसे कि मूल्यवान वस्तु या गतिविधि के लिए रखा जाता है। और दूसरा होता है नकारात्मक। तो एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है जो भी हम देखते हैं पुरस्कार के रूप में, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन होता है जिसमें दंड दिया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए एक शिक्षक उस छात्र को जिसने काम पूरा नहीं किया, उस छात्र को कह सकता है कि यदि उसके समय पर काम पूरा नहीं किया तो उसे कक्षा के बाहर दूसरे कमरे में अकेले रहना होगा। तो यदि छात्र दिए गए समय पर काम पूरा कर लेता है तो यह नकारात्मक रूप से पुनर्बलित कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने अवरोध से बचने के लिए काम पूरा किया, डर से बचने के लिए, क्लास से बाहर जाने से बचने के लिए उसने काम को पूरा किया। और इस प्रकार बच्चे का लक्ष्य किसी अप्रिय से बचना है, ना कि वांछित को प्राप्त करना, उस काम को पूरा करना नहीं है। क्लास से बाहर जाने से, उस डर से बचने के लिए उसने उस काम को किया, तो वो नकारात्मक हो गया। और नकारात्मक पुनर्बलन के ऊपर दिए उदाहरण में बच्चा एक सकारात्मक परिणाम अर्जित करने में काम नहीं कर सकता है। तो जब बच्चे से आप कोई काम डर से, भय से कराएंगे तो बच्चा उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, उस काम को पूरा काम समझ के नहीं करता है, बल्कि उस नकारात्मक भय से, उस डर से, उस दंड से बचने के लिए करता है, ठीक है ना। एक शिक्षक उस बच्चे पर ध्यान देता है जो अनुपालन नहीं करता है, और बच्चे में अनुपालन के आधार पर अपना ध्यान हटा सकता है। हैरानी की बात तो यह कि गैर अनुपालन व्यवहार को कमजोर करने की बजाय मजबूत करता है, और समान परिस्थितियों में बच्चा फिर से अनुपालन नहीं करेगा। तो यदि वह किसी चीज को नहीं मानता है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, और उसके बावजूद आप अपना ध्यान उससे हटा लेते हैं, तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है, यानी शिक्षक का ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो और निश्चिंत हो जाएगा और अनुपालन करेगा। तो नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो डराने वाली विधि होती है, जो अक्सर शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाती है। आप ये वर्क नहीं करोगे तो हम क्लास के बाहर कर देंगे, आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपके डेस्क के ऊपर खड़ा कर देंगे। बच्चा डर जाता है और वो काम करता है, तो उस वक्त उसका जो मेन मकसद होता है, वो लक्ष्य जो होता है, एम होता है, उस काम को पूरा करना नहीं होता, उसके अंदर एक डर होता है, ये होता है कि या तो मैं काम को नहीं करूंगा तो मुझे डेस्क के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा या क्लास के बाहर जाना पड़ेगा और मेरे फ्रेंड्स मेरे ऊपर हंसेंगे। तो ये निगेटिव होता है, निगेटिव पॉइंट कहलाता है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। और आमतौर पर ये अल्पावधि में काम करता है क्योंकि लंबे समय तक इसके अवांछनीय व्यवहार को कमजोर करता है। दंड देख लेते हैं। दंड में भी एक अप्रिय परिणाम का प्रदर्शन है। जनरली हम टीचर लोग को देखते हैं, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, उन्हें दंड देते हैं, उन्हें शिक्षक जो होता है दंड को एक फटकार समझ लेता है, ठीक है ना। प्रतिक्रिया मूल्य जो होता है, जो छात्र को प्राप्त किया जाता है, उसे हटा लिया जाता है। तो दंड भी दिया जाता है जनरली बच्चों को, खेल के अवधि के विराम के दौरान एक छात्र को उसकी कक्षा में वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वो अनुचित खेलता है, वो गलत खेलता है। तो यहाँ पे दंड को भी अपना जो है एक हथियार टीचर बना लेते हैं और बच्चे के संवेगात्मक में दिमाग में उथल पुथल मच जाती है। तो बच्चों के व्यवहार को प्रतिबिंबित और बदलने के लिए शिक्षक उपरोक्त विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। क्या बन सकता है? पुनर्बलन। और पुनर्बलन कितने तरह का होता है, पुनर्बलन क्या कहलाता है, और पुनर्बलन कितने तरह का होता है? तो देखिए 2 तरह का होता है। पुनर्बलन और दंड प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से क्या क्या व्यवहार, जो बच्चों को उचित व्यवहार होता है उसको प्राप्त किया था। इसमें उचित और अनुचित दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है, ओके, राइट। अब जैसे यहाँ पे प्रतिबंधित करने के लिए बहुचरण प्रक्रिया होती है।
समस्या की पहचान की जानी चाहिए, अवांछनीय व्यवहार को बदलना चाहिए, प्रभावी पुनर्बलन दंड की पहचान करनी चाहिए, व्यवहार को आकार देना बदलना चाहिए, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना? ओके। जैसे यहाँ पे दिया है सकारात्मक पुनर्बलन, तारा ने गृह कार्य पूरा कर लिया तो सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। तारा के शिक्षक ने प्रशंसा की क्योंकि गृह कार्य पूरा कर लिया, तो शिक्षक ने प्रशंसा की तो ये परिणाम हो गया। लेकिन भविष्य में क्या होगा, तारा समय पर अपना गृह कार्य जो है होमवर्क को पूरा करेगा, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आ गया। सकारात्मक पुनर्बलन, अजय भोजन के बाद अपने दांत मांजता है, अजय को हर बार 10 रुपए मिलते हैं, अजय भोजन के बाद अपने दांत मांजना जारी रखेगा, तो ये भी सकारात्मक हो गया। ठीक है। लेकिन अब दूसरा, मन्नत शांति से अपनी सीट पर बैठकर काम करती है, शिक्षक मन्नत की प्रशंसा करते हैं और पुरस्कार देते हैं, मन्नत चुप होकर अपनी सीट पर काम करती है, तो पुरस्कार मिल रहा है, सकारात्मक। लेकिन नकारात्मक में ध्रुव की शिकायत है कि बड़े लड़के लगातार उसे मारते हैं और विद्यालय जाने से मना कर देता है। ध्रुव के माता पिता उसकी शिकायत उसके घर पर करते हैं और घर पर रहने की अनुमति दे देते हैं। ध्रुव को विद्यालय की याद आती है, ये नकारात्मक है। नकारात्मक, संजना सिर दर्द की शिकायत करती है और जब उसे होमवर्क करने का समय होता है, संजना को बिना होमवर्क किए बिस्तर पर जाने दे दिया जाता है क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा है। तो जब भी गृह कार्य करना होगा तो संजना का सिर दर्द करेगा, तो ये क्या होगा, ये नकारात्मक हो गया। ठीक है ना? और दंड में, दंड क्या होता है, रोहन कुर्सी की बाह पर बैठता है। ठीक है। रोहन को हर बार कुर्सी की बाह पर बैठने के लिए डांटा जाता है और रोहन कुर्सी की बाह पर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसे डांट दिया गया, तो ये दंड उसके लिए हो गया। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, और फिर उसमें एक दंड दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या अंतर है, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? पुनर्बलन, और ये 100% आपके क्वेश्चन में आएगा। एक्चुअली मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ डीलेड के बच्चों को, और वो वीडियो मेरे उस चैनल पे है। मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज प्लीज उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है ना? या मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि अब आप लोग हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं ग्रुप में, सभी तरह के सभी बच्चे हो जाते हैं, तो लगता है कि अदर बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, फिर उनको लगेगा कि मैम ये क्या भेज रही है, किसके लिए भेज रही है ना? रेफरल एक पर्याप्त आकलन प्रक्रिया जिसे पेशेवर की एक टीम द्वारा पर्याप्त जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये रेफरल की परिभाषा है कि आकलन की प्रक्रिया है जिसमें एक पेशेवर टीम होती है जिसके द्वारा जानकारी एकत्र की जाती है। पुनर्बलन कार्य जिसके बाद ये आता है कि भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन एक पुरस्कार जो छात्र के लिए सकारात्मक प्रसन्नता व्यक्त करना होता है। नकारात्मक, वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन के रूप में काम करने के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति से दूर करना। दंड, अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति की प्रस्तुति करना। तो ये हो गया। ठीक है। ओके। तो ये यूनिट यहाँ पे फिनिश्ड हो जाती है। ठीक है ना? हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी विद्यालयी बच्चों एवं किशोरों के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो आज अभी हमने क्या देखा, आज हमने देखा, हमारा टॉपिक था कि बच्चों और किशोरों के लिए उपचार एवं रेफरल। चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, काफी है। रेफरल पढ़ लीजिएगा, पुनर्बलन पढ़ लीजिएगा, अशक्तता अधिगम पढ़ लीजिएगा, और कौन कौन सी सरकारी एनजीओ वगैरह जो है क्या वर्क कर रहे हैं ये पढ़ लीजिएगा, इतना काफी होगा आपके लिए। ठीक है ना? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।